नमस्कार। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिन्हें हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रैक्टिस शीट 3 है यह हमारा। 2 शीट ऑलरेडी मैंने पहले करा रखा है। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उसमें क्लिक करके आसानी से उन दोनों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आने वाले सीटेट के। ओके, नाउ पहले हम बात करते हैं कुल प्रश्न की। तो सभी को पता है 150 कुल प्रश्न होते हैं। कुल अंक की बात करें तो 150, और समय अवधि आप सभी को पता है। नहीं पता है तो 2.5 घंटे की होती है। सबसे पहला भाग जो होता है सीडीपी से, जो कि ये आपका पेपर 1 से पूछे जाएंगे, और पेपर 2 में भी सीटीपी से ही शुरुआत की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं प्रैक्टिस शीट 3, जो कि कक्षा 1 से 5 तक पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि ये प्रश्न पत्र पहला होगा। पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए होता है। चलिए, बस और शिक्षा शास्त्र से हम शुरुआत करते हैं, जो कि भाग 1 पहला होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ओके, इनमें से बताना है कौन सा आधारित होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करती है। या ऑप्शन 2 आपसे कहता है कि कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। या फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है कि सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। सही उत्तर के ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि सही उसका जवाब क्या होगा कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना, जो कि किनसे पूछा जाया जा रहा है, कोहलबर्ग से संबंधित है, क्योंकि नैतिक विकास का उन्होंने ही दिया था। ओके, तो नैतिक का जहां से बात आता है हमारे दिमाग में, कोहलबर्ग के द्वारा दी हुई जितने भी स्टेजेस है उन सभी को हम लोग को ध्यान में रखते हुए इनका जवाब सोचना होगा। सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि किसी भी कार्य के, ओके, यानी किसी भी कार्य के भौतिक, बात करें भौतिक परिणाम, तो वो उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करता है। ओके, तो ये 9 वर्ष का भी ध्यान रखना ना कि बालक कितने वर्ष का, क्योंकि उन्होंने वर्षों के अकॉर्डिंग भी बांटा था ना, 0 to 10 वर्ष के अकॉर्डिंग पहला है, और फिर 10 to 12, 12 के बाद फिर उससे अधिक। तो ये जो उन्होंने बांटा था, तो उनके अकॉर्डिंग हमें 9 वर्ष के आधार पर ही इनका ऑप्शन को देख करके ध्यान में रखना है कि उन्होंने किस किस प्रकार से जो भी दी थी उनकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर का जवाब ढूंढना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से, ओके, यानी कि इनमें से ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा उदाहरण अब भी प्रेरणा का परिणाम नहीं है, वो आपको बताना है। ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहता है। पहला 1 कहता है कि कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। सेकंड ऑप्शन आपसे कहता है कि जॉन स्टुअर्ट, ओके, मिल ने 12 वर्ष की उम्र में ही दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। थर्ड कहता है कि जगन ने श्वासन यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो यहाँ पर आप थिंकिंग कीजिए कि सही ऑप्शन के साथ क्या होगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, वो पूछ रहा है। ओके, तो सही जवाब की ओर बढ़ते तो वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो नहीं है, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में ही दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ओके, तो ये नहीं है, वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपसे देखिए क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा, वो बताना। ओके, यानी कि टीचर अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको सोचना है। अभी थर्ड ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन में कि विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है, या फिर विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णन करता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन आपका कहता है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा उन कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। फोर्थ कहता है आपसे जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों की उनकी योग्यता, ओके, अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। तो ये क्वेश्चन में आपसे क्यों देता है, कह रहा था क्योंकि निम्न में से प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए क्या कार्य करेगा वो बताना था। ओके, तो वो यही कार्य करेगा क्योंकि बच्चों से रिलेटेड उनकी योग्यता और निष्पादन यानी कि कार्य निष्पादन को सूचना महत्व देता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है, वो बताना। ओके, यानी लर्निंग को कौन सा प्रदर्शित करता है वो बताना है, क्या उदाहरण। ओके, सबसे पहला उदाहरण आपसे कहता है कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ओके, यानी कि हाथ जोड़ करके अध्यापक का अभिवादन करना। ऑप्शन 2 आपसे कहता है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है कि चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में है। या फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है इनमें से सभी। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है, वो आपको बताना है। ओके, लर्निंग से रिलेटेड आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में
हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका बता रहा है लर्निंग से जो कि दिया गया था इनके अवस्थाओं को वर्षों की रिकॉर्डिंग की कितने कितने वर्षों में बांटा गया है, तो इनका स्टेजेस वाइज को यहाँ पर दिखा रहा है ना, अवस्था दिखा रही है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है वो बताना। ओके, यानी कि चिंतन प्रक्रिया यहाँ पर बात की जा रही है और उनमें सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है। पहला चित्र बता रहा है, ऑप्शन 2 आपका बताता प्रतीक एवं चिन्ह, ऑप्शन 3 आपका बताता मांसपेशीय क्रियाएं और फोर्थ आपका बताता भाषा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा सही उत्तर। सही उत्तर आपका जाएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि निम्न में से चिंतन प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावित यानी सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है इसमें। ओके, तो चिंतन प्रक्रिया यदि हम सोचते हैं तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण किसको देते हैं हम, वो देते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को, जो कि कौन सा है, मांसपेशीय क्रियाएं। ऑब्वियसली क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी को उस वक्त चिंतन से रिलेटेड कम रहेगा। चिंतन सोचने की प्रक्रिया चित्र बनाने टाइम रहती है, प्रतीक एवं चिन्हों के भी और भाषा को भी बोलने के टाइम पर भी चिंतन का प्रक्रिया जारी रहता है, लेकिन मांसपेशियों का उस वक्त स्थिरता में भी चिंतन प्रक्रिया मतलब प्रारंभ रहती है। ऐसा नहीं है कि हम चलते फिरते घूमते ही किसी चीज़ को सोच सकते हैं, बैठ करके भी सोचा जा सकता है, तो इसीलिए इसमें सबसे कम प्रभावी जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। 6 क्वेश्चन देखिए, अंध व्यक्ति तो बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो अंध व्यक्ति तो बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार आपको बताना है, यानी कि कौन सा होगा। तो अंध व्यक्ति यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से पूछ रहा है आपसे। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछता है ऑप्शन नंबर 1 बोलता है कि दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना। ऑप्शन 2 बोलता है दूसरे के मूड को भाप जाना। थर्ड बोलता है मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना। फोर्थ बोलता है दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं कि सही उत्तर इसका क्या होगा। सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का मिलते जुलते संवेगों तथा यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और एक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। अब ये अंतः व्यक्तित्व बुद्धि क्या है, तो अंतः व्यक्तित्व आप ऑप्शन देख करके समझ रहे होंगे कि ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से पूछा जा रहा और इंट्रा और इंटर में सिर्फ एक ही बात का अंतर होता है, इंट्रा। ओके, यानी कि इंट्रा यहाँ पर बात करते हैं पर्सनल और एक होता है इंटर। ओके, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इन दोनों में सिर्फ आपको एक ही डिफरेंस देखना है। इंट्रा इट मीन्स जो होता है वो आपका अंतर व्यक्ति बुद्धि जो पूछ रहा है, और एक इंटर। ओके, इंटर हमेशा दूसरों के बारे में पूछेगा और इंट्रा वो आपका स्वयं का ही होगा। ओके, क्या होगा, तो आपका स्वयं का जो भी अंतर्मन की इच्छाएं होंगी, मनसा होंगी, मूड होगा, आपके जो विचार होंगे, जो भी होगा, व्यवहार जो भी आपको प्रदर्शित करता है इन सब के अकॉर्डिंग, तो वो आपका हो जाएगा इंट्रा में। ओके, ये दूसरों का पता करना तो वो इंटर में हो जाएगा। बस इतना आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपसे अंतर व्यक्तित्व बुद्धि के बारे में पूछता है, यानी कि इंट्रा पर्सनल के बारे में पूछ रहा है, तो इंट्रा यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्योंकि ये स्वयं के बारे में बता रहा है, अपना उदासी पछतावा यानी कि जो भी इनका संवेग है भेद कर पाना ये बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में इसमें दूसरा 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 है। ये तीनों ऑप्शन जो बताया जा रहा है ये किसी दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं, मनसा या इनसे जुड़े विचार एवं व्यवहारों को प्रभावित किस प्रकार से करता है, नहीं करता है, उनके मूड को क्या भाप जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इनसे रिलेटेड आपसे इसमें मतलब देखने को प्राप्त मिल रहा है। इसलिए वो चला जाएगा आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, इसलिए उनको हम हिंदी में अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि कहेंगे। और ये हो गया आपका अंत। ओके, अंतरा और अंत में बस इतना का फर्क है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। 7 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 7 क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सी व्यूह रचना यानी कि अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मुद्दे नजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है, वो आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ऑप्शन 2 है कि प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। ऑप्शन 3 बोलता है लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। फोर्थ ऑप्शन आपका बोलता है कि लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम मतलब आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने से सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पर 7th है उसका सही उत्तर आपको देखने को प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपको क्या बोलता है। 8 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक किसी भी समूह में सामुदायिक आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे? पहला ऑप्शन है आंखों के संपर्क के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि के आधार पर, थर्ड ऑप्शन आपका भाषा एवं व्यक्तित्व के आधार पर, या फोर है गृह कार्य के आधार पर। तो यहाँ बताना है कि किस प्रकार से वो समझ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। भाषा एवं व्यक्तित्व के आधार पर एक अध्यापक किसी भी समूह यानी कि किसी भी समूह या फिर में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कहता है कि सृजनशीलता, ओके, क्रिएटिविटी से पूछ रहा है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए? ऑप्शन 1 कार्य केंद्रित रखना चाहिए, ऑप्शन 2 लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए, ऑप्शन 3 कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, या 4 पुरस्कार प्रेरित। तो सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कार्य केंद्रित। ओके, कार्य केंद्रित सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय फ्रेंड्स। 10 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 10 क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं है, वो बताना। ऑप्शन 1 की बात करें तो बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं। ऑप्शन 2 नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं मिलती है। थर्ड बोलता है कि व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है। ऑप्शन 4 बोलता है आपसे कि विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। सही उत्तर की ओर बात करें तो सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। कहाँ नहीं मिलती है? विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 11th क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान ओके मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि। कैसे भिन्न है वो बताना। ऑप्शन 1 बोलता है आपके अध्यापकों, शिक्षकों, प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है या उनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन 3 बोलता है कि यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है। ऑप्शन 4 बोलता है कि यह न्याय दर्शन पर आधारित होता है। सही उत्तर की ओर बात करें तो सही उत्तर आपका 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अध्यापकों, शिक्षकों, प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन कहाँ है। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए तो ये आपका पूछता है क्वेश्चन नंबर 12 क्रियात्मक अनुसंधान में। ओके, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि क्या क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्क युक्त विवेक पर आधारित होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपसे बोलता है यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। ऑप्शन 4 कहता है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। सही उत्तर की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 था वो क्या करता है क्रियात्मक अनुसंधान में। ओके, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान में आपका जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो क्या होता है वो होता है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद आ जाइए 13 क्वेश्चन नंबर की ओर। 13 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 13 क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से पूछा जा रहा है और वो क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक मतलब कि संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। बिल्कुल सही। क्यों दिया गया है यानी कि क्योंकि दिया गया है वो आपसे पूछ रहा है। यह एक तरीका था यानी कि तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। या ऑप्शन 2 कहता है कि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। ऑप्शन 3 कहता है आपसे कि यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा या इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग बहुभाषा ओके यानी कि बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में क्यों समर्थन दिया गया है ये बताना है। तो सही उत्तर आपका बिल्कुल आप सही गैस कर रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ओके, क्योंकि ये सभी के सभी जो हो जाएंगे वो सारे के सारे सही है उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट नंबर आ जाइए 14 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है वो बताना। ओके, नहीं है वो बताना आपको। तो कौन सा नहीं है वो बताना है। सबसे पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड यानी दर्ज करना। ऑप्शन 2 कहता है कि रेखा चित्र बनाना। ऑप्शन 3 कहता है कि वास्तविक अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन 4 कहता है अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। सही उत्तर की ओर बात करें तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। ओके, तो ये आपका जो है वो विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर का उपयुक्त नहीं है। ओके, तो ये देखिए अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना इसका उत्तर जो नहीं है वो बताना था तो वो बताया गया क्योंकि बाकी सब होगा। 15 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन जो आपको देखने को प्राप्त होगा वो हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण ओके यानी कि बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है वो बताना। ऑप्शन 1 एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। ऑप्शन 2 बैठने की लचीली
व्यवस्था या ऑप्शन 3 विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। सही उत्तर की ओर बात करें तो सही उत्तर 15 का बात करें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4 कि विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ओके, यह जो है यह कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है। 16 क्वेश्चन की ओर आ जाइए। 16 क्वेश्चन आपसे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। क्या चीज़ के लिए ऊपर निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी यानी कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वास्थ्य स्वभाव को, या ऑप्शन 2 शारीरिक संरचना के विकास को, ऑप्शन 3 सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि जो अध्यापक एक विश्वास करता है कि विकास प्रक्रिया मतलब प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। ओके, ऑप्शन सेकंड आपसे कहता है कि प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होता है और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन थर्ड कहता है आपसे कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ऑप्शन 4 कहता है कि व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होती है। सही उत्तर की बात करें कि सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर इस क्वेश्चन नंबर 17 का हो सकता है आपका गेसिंग सही हो, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, ऑप्शन थर्ड क्या कहता है? ऑप्शन थर्ड आपसे कहता है कि प्रारंभिक जीवन में नकारात्मक घटना, ओके, नकारात्मक घटना के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये आपका कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 18 कहता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है वो बताना। ओके, यानी परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन 1 यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन 2 यह अभ्यास पर निर्भर करती है, ऑप्शन 3 यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, ऑप्शन 4 यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो सही उत्तर की ओर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन नंबर आपका 18 है वो कहता है आपका परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, तो वो करती है ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता है? 19 क्वेश्चन कहता है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है वो बताना। ऑप्शन 1 बोलता है कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन 2 कहता है कि विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन 3 कहता है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। ऑप्शन 4 कहता है कि प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विकास के विभिन्न क्षेत्रों, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ओके, तो ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपसे कि दल या गैंग, ओके, यहाँ दल या गैंग पे ध्यान रखिएगा, का सदस्य होने से सामाजिकरण में उत्तर बाल्यावस्था को आपको प्रदर्शित कर रहा है। उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है वो बताना। ऑप्शन 1 है वयस्कों पर निर्भर न होकर के सीखता है। ऑप्शन 2 है जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। या ऑप्शन 3 है अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। ऑप्शन 4 है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो देखिए क्या लेता है, जो कि हमारा दल या गैंग के सदस्य होने समाजीकरण का बिल्कुल ये सारे हिस्सा है। और ये किस स्टेज का बात कर रहा है? ये आपका उत्तर बाल्यावस्था का भी बात कर रहा है। ओके, बाल्यावस्था का लास्ट स्टेज जो कि हमारा 12 साल तक या हार्डली 13 साल तक का जो चलता है। ओके, यानी कि 7 से 12 या 7 से 13। तो ऐसे तो 2 से 7 भी चलता है और ये 7 से 12 भी चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था के अकॉर्डिंग जो पूछ रहा है आपसे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और गैंग के सदस्यों से लड़ाई भी मोल लेते हैं। ओके, तो ये जो हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है और यही कथन इस विचार को विपरीत है। ओके, कि निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है वो बताना था। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था? विपरीत है पूछा था इसमें, है ना, कि यहाँ पर पूछा था कि जो कि दल या गैंग जो सदस्य होते हैं समाजीकरण का हिस्सा है और उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर ही होता है। तो यहाँ पूछता है कि इसके विचार में कौन सा विपरीत है, उल्टा है, वो पूछ रहा था। तो उल्टा ये ऑप्शन नंबर 4 ही था, क्योंकि छोटे छोटे बातों में झगड़ा करते हैं और गैंग के सदस्यों में लड़ाई मोल लेते हैं, ऐसा नहीं था। ओके, उनमें क्या होता है? अपने समूह के प्रति वफादार होता है और जिम्मेदारियों को निभाने में सीखते हैं, वयस्कों पर न निर्भर होकर के मतलब कि न होकर के सीखता है। तो ये सभी चीज़ें जो थी वो दल या गैंग यानी कि समाजीकरण का उत्तर बाल्यावस्था को हमें प्रदर्शित कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना। ऑप्शन 1 है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। ऑप्शन 2 कहता है कि अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना। ऑप्शन 3 कहता है कि ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने सदस्यों के समकक्षीय समप्राप्ति में
कठिनाई अनुभव कर रहा है, या ऑप्शन 4 अगली इकाई के अनुदेशन के से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो सही उत्तर की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। ओके, ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 22 क्वेश्चन आपसे कहता है कि राजू खरगोश से डरता था। ठीक है, राजू नाम का लड़का है वो खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया था। ओके, अब फैमिली वाले दूर रख रहे खरगोश को राजू से, लेकिन आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी, क्योंकि रोज मुलाकात हो रही है, रोज डे टू डे देख रहा है एक दूसरे को हरकत को समझ रहा है, और इसी प्रकार से उनके बीच में दूरियां भी कम हो रही है। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग बताइए किस चीज का उदाहरण है, आपको बताना है। ओके, पहला ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का, ऑप्शन 2 है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, ऑप्शन 3 है क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत का, या ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का ये एग्जाम्पल है जो राजू और खरगोश के बीच की दूरियों को खत्म कर करके और धीरे धीरे उनमें करीबी आई, और फिर लास्ट में राजू के अंदर से वो डर खत्म हो गया और खरगोश से खेलना प्रारंभ कर दिया। तो ये उदाहरण जो पेश किया गया है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 आपका बहिर्मुखी से है कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से कम विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। कैसे? ऑप्शन 1 पूछता है मजबूत भावनाओं पसंदगी एवं नापसंदगी से, ऑप्शन 2 मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को व्यक्तित्व करता है, ऑप्शन 3 अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, ऑप्शन 4 बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ओके, जो कि बहिर्मुखी विद्यार्थी के बारे में बोल रहा है अंतर में, क्योंकि बहिर्मुखी विद्यार्थी के आपके बारे में पूछ रहा है अंतर्मुखी विद्यार्थी के अकॉर्डिंग। तो अंतर्मुखी जो विद्यार्थी होगा वो मन ही मन परेशान होगा और अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बहिर्मुखी विद्यार्थी है वो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी जो भी उनकी भावना है, जो भी उनकी सोच है, उनको बार बार वो अभिव्यक्त करता रहता है। कौन? बहिर्मुखी विद्यार्थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। 24 क्वेश्चन क्या कहता है। 24 क्वेश्चन कहता है आपसे कि निम्न में से कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है वो बताना है। ओके, देखिए बुद्धि के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको बताता है कि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, और यह सामंजस्य यानी कि ऑप्शन 2 कहता है कि यह सामंजस्य या फिर अनुकूलन जिन्हें नाम से जानते हैं स्थापित करने में सहायक है, या फिर ऑप्शन 3 यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, ऑप्शन 4 आपका कहता है कि यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो यहाँ सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। सही जवाब जो हो जाएगा आपका 24 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 4, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। कौन सा? जो कि बुद्धि के बारे में जो सत्य नहीं है वो बताना। ओके, क्योंकि इन्होंने स्थायी बोल रहे हैं और ये अपरिवर्तनशील बोल रहा है, जो कि दोनों के दोनों सत्य नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बुद्धि जो है वो स्थायी तो बिल्कुल भी नहीं है और न ही अपरिवर्तनशील है, क्योंकि बुद्धि मतलब कि एक जगह से बिल्कुल परिवर्तन होता है। उनमें हमारे इंटेलिजेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। हावर्ड गार्डनर के अनुसार भी कितने प्रकार के 8 से 9 प्रकार के बुद्धि उन्होंने दिया है, प्रदर्शित किया है। चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ऑप्शन ए इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, ऑप्शन 2 इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर ऑप्शन 3 कहता है अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ऑप्शन 4 मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 4 मजबूत अहम को बनाया जाता है, जो होगा वो होगा एक संतुलन व्यक्तित्व वो है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। 26 क्वेश्चन नंबर आपसे कहता है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। ऑप्शन 1 कार्यों को मूर्त रूप से समझना, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 3 स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या ऑप्शन 4 सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्यों को मूर्त रूप से प्रदर्शित करना मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए मतलब इनमें से व्यू रचना कार्य करेगी। अब वो कैसे करेगी, क्योंकि ये मूर्त रूप से समझाएंगे तो उनको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगे। मूर्त जिन्हें हम देख छू सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक रूप से पिछड़े हैं ना, तो हर चीज़ में इनमें सोच थोड़ा सा मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग कम रहेगा, निम्न भी बच्चे उनके अकॉर्डिंग भी कम रहेगा। तो पिछड़े बालकों तो इनको मूर्त रूप से समझाना ही सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, देख चुक करके वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि नृत्य ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, ऑप्शन 2 व्यक्तित्व को ढालने के लिए, ऑप्शन 3 दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो यहाँ पर बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा।
सही जवाब की ओर बढ़ते हैं तो सही जवाब हमारा 27 का ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 देखिए क्या कहता है। 28 कहता है क्वेश्चन नंबर कि वर्तनी वाचन और गणना ओके में कठिनाई जो हो रही है तो बताइए कि सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलन यानी कि अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है पहला ऑप्शन। तो चलिए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 धीमी गति से सीखने वालों की, ऑप्शन 2 सामान्य जिन्हें औसत अधिगमकर्ता की, या ऑप्शन 3 मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, ऑप्शन 4 अधिगम निर्योग्य बालकों की। सही उत्तर की और बात करें कि वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता जो विशेषताएं जो देखने को प्राप्त होती है वो होती है ऑप्शन 4 अधिगम निर्योग्य बालकों की। किनकी होती है? अधिगम निर्योग्य बालकों की। ओके चलिए ना 29 क्वेश्चन कहता है कि फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना। ओके और अधिगम की समस्या संबंधित है, किसकी समस्या संबंधित है वो बताना है। ये अधिगम लर्निंग यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर से पूछ रहा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 अवधान केंद्रण की, या ऑप्शन 2 स्मृति की, ऑप्शन 3 प्रत्यक्षीकरण की, या ऑप्शन 4 इनमें से सभी की। तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रत्यक्षीकरण की जो है ये, यानी कि फ एवं व में बच्चा नहीं अंतर कर पा रहा, म और न के अक्षरों जो ध्वनि होती है उनमें अंतर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा माय फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 30 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिनियम यानी कि जो अधिकार है 2009 का के अंतर्गत बताइए किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर बताना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार जो कि 2009 के अंतर्गत पूछा जा रहा है, किसी भी जो भी टीचर है या जो भी अध्यापक है उनको यहाँ जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है वो बताना। ऑप्शन 1 आपका कहता है क्या उन्हें 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में नहीं लगाया जा सकता है, या फिर ऑप्शन 2 आपदा राहत कार्य में नहीं लगाया जा सकता, या ऑप्शन 3 चुनाव संबंधी कार्य में नहीं लगाया जा सकता, या ऑप्शन 4 पल्स यानी कि पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे कि जो भी टीचर होते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों के अधिकार के अधिनियम है तो उसके अकॉर्डिंग उनको ये तो बाकी 3 चलो है, बाकी जो ये पल्स पोलियो कार्यक्रम है उनमें नहीं लगाया जाता है। ओके उन अध्यापकों को नहीं लगाया जाता है। ओके माय फ्रेंड्स ये सीडीपी के हमारे 30 क्वेश्चन रहे। आई होप्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा मजबूत करें। बस इसी प्रकार से खुद के अपनी जो प्रैक्टिस है उनको बनाए रखिए, निरंतर आगे बढ़ाए रखिए, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ उसके समझने को पैटर्न को आपको समझना है। ओके इनके द्वारा जो पूछे गए पैटर्न है वो थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का हार्ड रहता है, उनको घुमा करके पूछने का सिर्फ इनका जो है वो चला रहेगा कंटिन्यू। आपको क्वेश्चन को बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल करते रहिए, इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। और यदि ये आपका पसंद आया हो, यानी कि ये जो आपका जो सीरीज है प्रैक्टिस सीटेट का जो है सेट पेट 3 है आपके सामने, यदि आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ 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 लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।